एक टाइम था एविएशन लग्जरी थी, अभी एविएशन नेसेसिटी का पे जो सावरकर जल तरंग चला हुआ, उसके बाद डाइविंग का पहला नेशनल मेडल मैंने लाया। तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं पायलट हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला तुम एक काम करो, मेरे साथ अभी जहां भी इलेक्शन रहेगा उस इलेक्शन में एविएशन मैनेजमेंट तुम करो। एचएल में रशियन कॉलोनी है, रशियन थिएटर है, रशियन बेस है, ताकि मैं अपना बिजनेस करूंगा। मुझे जॉब लेनी नहीं थी, मुझे जॉब देने में इंटरेस्ट था, मैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब देना चाहता। हेलीकॉप्टर को उठाया, पैक किया और 48 घंटे में लाके इधर भोसला मिडिल स्कूल में उसको रख दिया। इंडिया राइजिंग स्टूडियो में मैं नेहा स्वागत करती हूँ आज के हमारे गेस्ट कैप्टन विक्रांतजीत सांदवड़कर का। वेलकम सर। नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आज हम ऐसे ही गपशप करने वाले हैं और आपकी जो जर्नी है वो उनसे हम इंस्पायर होके कुछ सीखना चाहेंगे। सो क्या हम गपशप शुरू करें? बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नासिक जैसे उभरते शहर में एविएशन कंपनी की उड़ान भरने का विचार आपके मन में कैसे आया? ये बताने से पहले मैं बताऊंगा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मेरी हिंदी को व्याकरण से कस के मत देखिए, सिर्फ भावनाएं पहुंचनी बहुत जरूरी है। जी जरूर सर, जरूर। तो एविएशन का जर्नी ऐसे शुरू हुआ कि मुझे पहले से स्पोर्ट्स का मतलब ये हॉबी रही। मैं खिलाड़ी था पहले से, स्कूल से लेके अभी भी स्पोर्ट्स पे हूँ। मैंने बहुत सारे गेम्स खेले, मैंने स्विमिंग किया है, मैंने बॉल बैडमिंटन किया, उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल रेसिंग की है। तो ये स्पोर्ट्स मेरी फैमिली का पैशन था। मेरी सिस्टर महाराष्ट्र के कबड्डी के टीम में थी, मेरे फादर ऑल इंडिया रेसलिंग करते थे, मेरा बेटा नेशनल पिस्टल शूटिंग में है, मेरा छोटा बेटा जिम्नास्टिक में नेशनल में है। तो फैमिली में सारे स्पोर्ट्समैन है। तो कभी पापा जब थे तो वो पूछते थे कि अगर कभी स्कूल में नहीं गया तो मुझे डांटा नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस मिस की तो डांटते थे। तो हमारा जर्नी ऐसे ही शुरू हुआ। फिर मैंने स्विमिंग 1992 में मैंने पहले नेशनल गोल्ड मेडल लिया, जबकि 1984 में 1984 में नासिक में जो सावरकर जल तरंग चला हुआ, उसके बाद अगर नेशनल लेवल का डाइविंग का पहला नेशनल मेडल किसी ने लाया तो मैंने लाया था उस 92। और उसके बाद लगातार कई साल तक मैं मेडलिस्ट रहा। फिर एशिया पैसिफिक में खेला, फिर कुछ सालों के बाद मैं मास्टर्स में भी खेला, जो सीनियर सिटीजन के लिए होता है, मतलब अबाउट 35, तो 35 साल की उम्र के ऊपर आप खेल सकते हो उसमें। तो उसमें भी काफी साल में खेल रहा हूँ, अभी भी खेलता हूँ, लेकिन अभी उतनी हार्डकोर प्रैक्टिस है नहीं, क्योंकि बिजनेस की वजह से जर्नी काफी इधर उधर भागना पड़ता है। और स्विमिंग का ऐसा है कि एक दिन आप गर्म पानी से नहाओगे, दूसरे दिन ठंडे पानी से नहाओगे, तो फिर तबीयत ठीक नहीं रहेगी। एक तो लगातार ठंडे पानी से नहाओ या तो लगातार गर्म पानी से नहाओ, तो ये कर पाते हैं। और स्पोर्ट्स के साथ साथ मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड इतना कोई अच्छा है नहीं, तो मैं उसके बाद जल्दी बिजनेस में आ गया। पापा का बिजनेस था आइस फैक्ट्री का, उसमें आया। फिर मैंने 1992 में खेती भी करनी शुरू की। मैंने 1994 में पहला मेरा अंगूर का एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, जो मैं 1998 तक करता रहा। उसके बाद मुझे गन्स का लाइसेंस मिला, गन शॉप का, मतलब रिवॉल्वर, पिस्टल, गन, राइफल्स बेचने का शॉप था मेरा, रिपेयर करने का शॉप था। नासिक का पहला विराज आर्मरी 1994 में 98 में और वो बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। फिर मेरे एक मित्र है जो हालांकि अभी विधायक है, डॉक्टर राहुल आयर, वो जेवियर स्कूल में पढ़ते थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला चलो अपने घूमने जाना है, और मुझे देवलाली ग्लाइडिंग क्लब घूमने लेके गए। तो ये बात होगी 99 या 2000 की। तो मतलब ये एविएशन की शुरुआत थी, एविएशन बिजनेस की शुरुआत थी। फिर हम ऐसे जॉय राइड घूमने गए थे। वहां पे जॉय राइड होने के बाद जो इंस्ट्रक्टर थे वहां पे, जिन्होंने मुझे घुमा के लाया, उनको मैंने पूछा क्या सर मैं ये सीख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, कोई भी सीख सकता है। मैंने बोला इसके लिए क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए? तो उन्होंने बोला 10th पास हो तो आप सीख सकते हो। मैंने दूसरे दिन उसका फॉर्म भरा, 3 दिन में मेडिकल टेस्ट कंप्लीट किए सारे और सीखना शुरू किया। और अगले 2.5 महीने में मुझे पायलट लाइसेंस मिला।
फिर ये मेरी हॉबी बढ़ती गई, मुझे तो रोज ऐसा नशा होता था। मतलब आप हेलीकॉप्टर चलाते हो? नहीं, सुपर प्लानिंग ग्लाइडर। ओह ग्रेट। हाँ, तो वो मैंने सीखा नासिक में, देवलाली में। उसके बाद वो हॉबी और जब एक नशा हो गया, दोपहर के 3 कब बज गए और मैं कब ग्लाइडिंग क्लब पहुंचू, ऐसा डेली होता था, रेगुलर फ्लाइंग करता था। और फिर एक मौका मुझे ऐसा मिला 2006 में, मैं स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन जी के साथ आसाम में चुनाव के लिए गया। तब उन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं पायलट हूं। तो उन्होंने मुझे बोला तुम एक काम करो, मेरे साथ अभी जहां भी इलेक्शन रहेगा उस इलेक्शन में एविएशन मैनेजमेंट तुम करो। और वो मुझे मेरा मतलब हॉबी भी थी और अपनी पसंद का काम मिला था, तो मैंने और जी जान डाल के वो काम किया और काफी साल तक ये करते रहा। मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि वो उसके बाद नहीं रहे, लेकिन उसके बाद मैंने अलग अलग पार्टियों के साथ काम करना शुरू किया और वो मेरा बिजनेस बन गया। इस तरह से मेरी एविएशन करियर की शुरुआत हुई। ओह और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड वैसे कुछ था नहीं। पापा जी तो हमेशा डांटते थे, तू बड़ा होकर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर बन सकता है। मैं हमेशा उनको कहता था श्री कृष्ण भी एक ड्राइवर ही था, सिर्फ वो अर्जुन का था। तो एक दिन मैं भी प्रधानमंत्री जी की गाड़ी चलाऊंगा। और वो सच में हो सच में गया। हो गया। और मैं पूछना चाहूँगी, आपने बोला कि नासिक में एक एविएशन का इंस्टीट्यूट था जहाँ से आपने सीखा या फिर कोचिंग यहाँ से ली, तो क्या वो एजुकेशन के लिए अभी भी नासिक में अवेलेबल है? नहीं, वो क्लब अभी पूरा में शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो जो क्लब था देवलाली ग्लाइडिंग क्लब, हाँ। वो 1950s के करीब स्टार्ट हुआ था। और ऐसा कहते, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन नेहरू जी ने वो स्टार्ट किया था। और अभी तब इतना देवलाली में कोर्सेस नहीं थे। अभी देवलाली में आर्मी के 4 यूनिट है। अभी फ्लाइंग के लिए उनको ही टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए वो ग्लाइडिंग क्लब को टाइम नहीं दे पाते थे। तो हमारा टाइम धीरे धीरे कम होते गया और फिर बाद में वो क्लब पुणे शिफ्ट करना पड़ा। उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? हाँ, वो मतलब क्लब ऐसा है कि ऐसा हॉबी फ्लाइंग है वो। आज भी पुणे में हड़पसर में क्लब है, देवलाली ग्लाइड पुणे हड़पसर क्लब, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आज भी 10वीं पास कोई भी जाके वहां सीख सकता है। ओह ग्रेट। एविएशन कंपनी की शुरुआत जो आपने की, तो उसमें कौन सी चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी? मतलब कभी सोचा नहीं था कि अपनी कभी एविएशन कंपनी होगी। तो जब मैं आसाम में गया, मैं राजस्थान में गया, कर्नाटक में गया, अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं इलेक्शन मैनेजमेंट करता था एविएशन की। तो उसमें हुआ यूं कि मैंने वो एज अ पार्टी वर्कर करता था, लेकिन 2008 में मैंने डिसाइड किया कि ये मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगा और 2008 में मैंने एविएशन कंपनी खोली। ओह ग्रेट सर। एविएशन से जुड़ी कोई ऐसी याद या ऐसा अनुभव बताइए जो आपके दिल के करीब है। 2006 की बात है, जब मैं प्रमोद जी के साथ आसाम में चुनाव में था। तो जो भी वीआईपी आसाम में आते थे, तो प्रमोद जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी कि तुम एयरपोर्ट से उनको रिसीव करो और वापस छोड़ने जाओ। और उनको जब वो होटल पहुंचते थे तो उनको पूरा प्रोग्राम बताओ कि कल तुम्हें कितनी मीटिंग है, कहाँ जाना है, क्या वहाँ की स्थिति, और उनके भाषण के जो पार्टी से आता था वो पेपर उनको पकड़ा देना। तो ये चल रहा था। तो 2 बार वहां मोदी जी आए जब वो गुजरात के सीएम थे। और जब दोनों बार मोदी जी वापस लौट रहे थे तो प्रमोद जी ने मुझे बोला जा एयरपोर्ट इनको छोड़ के आओ। तो मैं उनके बाजू में बैठ के गाड़ी पे जा रहा था, तो मुझे ये पता नहीं था कि जाते जाते इनका प्रोग्राम है कि कामाख्या माता का दर्शन करने का। और 2 बार कामाख्या माता का मेरा दर्शन ऐसा हुआ कि 2 बार मैं और मोदी जी दोनों ही मंदिर में थे, पूरा मंदिर बंद था। और मोदी जी वहां जहां जाते थे वो ध्यान लगा के बैठे। अभी उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता, उनके साथ मैं भी बैठा रहा। तो मतलब कामाख्या माता ने दर्शन भी दिए, तो ऐसे दर्शन दिए एकदम शांति से, एकदम शांति। हम जब एविएशन के बारे में सुनते हैं तो सिर्फ दिमाग में कॉकपिट या फिर कैबिन क्रू आता है। इससे आगे बढ़ के यंगस्टर्स के लिए और एविएशन में क्या अपॉर्चुनिटीज है? एविएशन देखिए बहुत बड़ा फील्ड है। एक टाइम था एविएशन लग्जरी थी, अभी एविएशन नेसेसिटी, जरूरत बन गई है। अभी हमारे पास पैसा है, टाइम नहीं। और टाइम बचाने के लिए सबसे अच्छा और बड़ा जरिया है जो एविएशन है। तो आज की डेट में हर कोई सर्वसाधारण आदमी भी
एविएशन का पर्याय चूज करता है कि अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो ट्रेन से 12-14-15 घंटे ट्रैवल करने से अच्छा 2-2.5 घंटे में आप फ्लाइट से पहुंच जाते हो। अभी ये तो हुआ पैसेंजर के लिए, लेकिन इसके पीछे जो है, इसमें पायलट्स है, इसमें केबिन क्रू है, इसमें ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है, इसमें इंजीनियरिंग स्टाफ है, इसमें जो फ्लाइट में हम लोग खाते हैं वो कैटरिंग है, और मेंटेनेंस वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी तरफ हम देखते ही नहीं, जिसमें बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन हर किसी को एक ही है, अगर मेल है तो उसको पायलट, मतलब मेल फीमेल दोनों को पायलट बनना है या तो केबिन क्रू बनना है, लेकिन उससे अच्छी जॉब अच्छी सैलरी पे इंजीनियरिंग फील्ड में अवेलेबल है, एविएशन में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। आज आप दूर की बात छोड़ो, अपने नासिक में ही देखो, एचएल है। एचएल आज की डेट में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एमआरओ है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स इंडिया का जो भी कुछ होता है आज एचएल में होता है। अभी एक नया एयरक्राफ्ट हमने हाल ही में असेंबल किया एचएल में। यहाँ रशियन पायलट्स फाइटर प्लेन टेस्ट करते हैं। एचएल में रशियन कॉलोनी है, रशियन थिएटर है, रशियन बेस है। हमें पता नहीं नासिक हमें पता ही नहीं है, नासिक में होते हुए हमको पता नहीं है। मैं प्रेक्षकों को बताना चाहूंगी, एविएशन में काम करते हुए विक्रांत जी ने नासिक के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं उनसे ही पूछूंगी कि विक्रांत जी आप ही बताइए कि आपने नासिक के लिए ऐसा क्या योगदान दिया है और उसके पीछे की स्टोरी क्या है। ये मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक डॉल्फिन जाति का हेलीकॉप्टर था, जिन्होंने कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल इनको उड़ाया होगा। जब वो हेलीकॉप्टर सर्विस से रिटायर किया गया तो एक दिन मुझे वो एक थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरेस्ट होने की वजह से आदत है कि जो हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग होती है मिनिस्ट्री की, उसके मिनट्स पढ़ते रहता हूँ। तो उसमें आया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर है उसको किसी ना किसी को फ्री में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट दे दो। तो ये जब मैंने पढ़ा तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि हेलीकॉप्टर में नासिक कैसे लेके जाऊं। और वैसे तो मैं जिस परिवार से, वो संघ परिवार है आरएसएस का, तो मेरे दिमाग में एकदम से ध्यान आया कि आरएसएस की अपने परिवार की भोसला मिलिट्री स्कूल जो नासिक में है, ये सबसे, इससे अच्छी कोई शैक्षणिक संस्था हो ही नहीं सकती। और अगर ये हेलीकॉप्टर मैं अगर वहां लेके जाऊं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने दूसरे दिन वहां पे बेलगांवकर सर थे, मैं उनको जाके मिला, सर बोला ऐसा ऐसा है, आप मुझे एक लेटर दे दो खाली कि हम लेने के लिए तैयार है। तो उनसे लेटर लिया। एयरपोर्ट पे माननीय देवेंद्र जी फडणवीस उस समय सीएम थे, उनको एयरपोर्ट पे जाके मिला कि भाऊ ये हेलीकॉप्टर किसी ना किसी को दे रहे, और जहां तक मुझे पता चला कोई दूसरी पार्टी के नेता इसको लेके जा रहे, तो ये अपनी संस्था को मिलना चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट पे ही उस पे रेड पेन से लिख के दिया कि आगे की कार्रवाई हो जाएगी। वो जाके मैंने डायरेक्टर सिविल एविएशन को दिया, उन्होंने बोला 2 दिन के अंदर इसको उठाओ। तो हमने रातों रात बड़ा 40 फीट का ट्रेलर लेके गए, उसमें हाइड्रा लेके गए, हेलीकॉप्टर को उठाया, पैक किया, और 48 घंटे में लाके इधर भोसला मिलिट्री स्कूल में उसको रख दिया। मीन्स विद इन 2 to 3 days हेलीकॉप्टर नासिक के भोसला मिलिट्री स्कूल में, आप जाके देख सकते हो, भोसला मिलिट्री स्कूल में बहुत अच्छे से वो है, और वो एक स्टेट का मोमेंट है जो अपनी स्कूल को मिला है। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इससे आगे बढ़ते हुए, एजुकेशन फील्ड से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, स्पोर्ट्स सेक्टर में जो आपने बोला कि आपने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो आज के बच्चों को, युवाओं को आप क्या बोलना चाहोगे इस फील्ड के बारे में, स्विमिंग के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में? देखो, बच्चों से ज्यादा तो मैं उनके पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि आजकल क्या है, घर में देखो तो पापा फोन में बिजी है, माँ फोन में बिजी है, बच्चे के हाथ में भी फोन दे दिया है, बच्चे आज ग्राउंड पे खेल नहीं रहे हैं। तो ये आगे की जनरेशन हमारी फिजिकली वीक होती जा रही है। तो आज देखो, इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। आज इंडिया के मेन और वुमेन दोनों टीम इतनी स्ट्रांग है वर्ल्ड में। तो बच्चों को आपको खेल में भेजना चाहिए। ये वो टाइम चले गया जो हमारा टाइम था कि स्पोर्ट्स में करियर नहीं बनता था, लेकिन आज ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें करियर बन सकता है। सिर्फ एजुकेशन से ही करियर नहीं बनता, स्पोर्ट्स से करियर बनता है। मेरे साथ कई स्विमर्स थे
जिनको इनकम टैक्स में जॉब मिली, जिनको पुलिस में जॉब मिली, जिनको रेलवेज में जॉब मिली। ऐसे कई जगह है, गवर्नमेंट का एक स्पोर्ट्स का कोटा होता है जॉब के लिए, लेकिन हम लोग उस तरफ कभी देखते ही नहीं। जब आप एजुकेशन करते हो तो आपको स्पोर्ट्स कोटे के मार्क्स होते हैं, वो भी कोई कभी सोचता नहीं। लेकिन ये इसके बावजूद एक है कि मेरी सेहत अच्छी रहने के लिए मुझे खेलना चाहिए, मुझे स्विमिंग आना चाहिए। आजकल तो मैं कहता हूँ जैसे इजराइल में हर किसी को जिम करनी है, हर किसी को स्विमिंग करना है, अपना फिजिकल फिटनेस कंपलसरी है वहां पे। कोई आप देखो बाकी देशों में कोई अपाहिज है तो वो पैरा ओलंपिक में वो लोग अलग अलग गेम्स में खेलते हैं। मतलब जिसके पास कोई शरीर की कमजोरी है वो भी लोग मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं। हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो हम क्यों नहीं। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को बचपन से कोई एक उनकी चॉइस देखिए, उनको क्या पसंद है और उस स्पोर्ट्स में फोकस कीजिए। सर, मैंने सुना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर हुई थी, सो वो जॉब को छोड़ के आपने एविएशन फील्ड क्यों चुना? मुझे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कोटे से ही ऑफर हुई थी गवर्नमेंट की जॉब, लेकिन मेरा पहले से एक था कि मैं अपना बिजनेस करूंगा। मुझे जॉब लेनी नहीं थी, मुझे जॉब देने में इंटरेस्ट था। मैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जॉब करना पसंद नहीं किया। मैं बिजनेस की तरफ ही डटा रहा। अगले साल कुंभ आ रहा है, 2026 से नासिक कुंभ की शुरुआत हो रही है। सो साई एविएशन का कुंभ मेले में क्या रोल रहेगा? हमारे दो प्लान हैं। एक तो जो वीआईपी ओझर एयरपोर्ट पे आएंगे या जो शेड्यूल फ्लाइट से आएंगे उनको हम, एक प्लान है हेलीकॉप्टर टैक्सी शुरू करेंगे कि उनको गोदावरी के नजदीक तक जितना नजदीक ला सके उन्हें लाएंगे, वहां से स्नान करके उनको वापस एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे। ये इसमें 2-3 प्लान पे हम काम कर रहे हैं। फिर है एक जॉय राइड का कि कुंभ के टाइम पे बाहर के लोगों के लिए और नासिक के लोगों के लिए एक जॉय राइड करेंगे। गोदावरी नदी ऊपर से कैसी दिखती है जब पूरी भीड़ है, जिस दिन परवणी होती है उस दिन पूरी भीड़ ऊपर से कैसे दिखती है, तो उसके लिए जॉय राइड। ऐसे 2-3 अलग अलग प्लान पे हम सोच रहे हैं। ये सब करते हुए विक्रांत जी नासिक की प्रथा, वीर की प्रथा बोलते हैं जिसको, ये सिर्फ नासिक में मनाया जाता है उत्सव, उसमें भी विक्रांत जी का बहुत अहम रोल है। विक्रांत जी प्लीज हमें उनके बारे में, उस प्रथा के बारे में कुछ बताइए। जैसे जिस दिन होली जलाई जाती है उसके दूसरे दिन अपने यहाँ धूलिवंदन होता है, लेकिन नॉर्थ में उसी दिन कलर खेलते हैं, होली खेलते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में कुछ गिने चुने शहर है जैसे नासिक, पुणे, सांगली, कोल्हापुर, यहाँ पे हम लोग रंग या कलर जो खेलते हैं वो 5वें दिन पंचमी के दिन खेलते हैं। तो अपने यहाँ जिस दिन धूलिवंदन होता है, जो होली की रक्षा होती है, जिसे पवित्र रक्षा मानी जाती है, जो हम पानी मिक्स करके एक दूसरे को लगाते हैं, उसमें उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। होली में जो जो सामग्री हम जलाते समय डालते वो उसका कुछ अंश उस रक्षा में होता है, और वो अपने शरीर को अगर लगाते हैं तो अपना शरीर पवित्र हो जाता है। कोई बाधा हो, कोई भूत प्रेत पिशाच हो, तो ये सब निकलना जाता है, ये लोगों को पता नहीं है। और उसी दिन शाम में नासिक में वीर और दाजिबा ऐसे 2 जुलूस निकलते हैं, जो ये पारंपरिक परंपरा, ये भगवान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कोई अवतार पुरुष थे। तो उनको याद करने के लिए उनका वेश परिधान करके लोग उस दिन नाचते हैं अपने घर में, जो जिसे मराठी में टाक कहते हैं, उसकी पूजा होती है। मतलब एक तरह की छोटी मूर्ति रहती है, ये महाराष्ट्रियन लोगों के पूजा घर में पाई जाती है। हाँ, अपने पुरखों की जो एक मूर्ति बना है जिसको टाक कहते हैं, तो उसको लेके हम लोग नाचते नाचते गोदावरी पे जाते, उसको नहलाते, उसकी पूजा करते, फिर नाचते नाचते अपने घर तक लेटा आते। ये इसको बोलते हैं वीर। और जो नाचते हैं उनको वो वीर बोलते हैं, या जिनका टाक होता है वो अपने फैमिली के वीर पुरुष होते हैं। हमने जो ये इंडिया राइजिंग नासिक के लिए शुरू किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो मैं इंडिया राइजिंग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपका ये उपक्रम बहुत अच्छा है। इस उपक्रम में मेरे जैसे जो जितने भी लोग आएंगे उनसे इंस्पिरेशन मिलके नासिक वासी को बहुत कुछ सीखने, समझने और आगे तरक्की करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज कैप्टन विक्रांत जी चांदवड़कर हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाकर मेरे विचार व्यक्त करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। इंडिया राइजिंग बाय द पीपल फॉर द पीपल। थैंक यू सो मच।